अंचल क्यों पीछे है? सारा जब फंड होता है गवर्नमेंट का तो सारा फंड गंगा के उस पार क्यों रह जाता है, इस पार क्यों नहीं आ पाता है? कहाँ दिक्कत होती है? तो कैसे विकास हो सकता है, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है? बिहार के कई इश्यूज हैं, तो हम उस पर नहीं जा करके हम सीमांचल के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहेंगे इनसे। क्या इनके तरफ से कोशिश होगी? क्या हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं? कहाँ हम लोगों की ज़रूरत है इनको? तो मैं जनाब अख्तर इमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात हम लोगों के बीच रखें। सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा की जानिब से मुनक़िद आज के इस जलसे इस्तक़बालिया के सदर और इस मोर्चा के सरपरस्त हमारे मोहसिन जनाबे अलहाज नज़ीरुज़्ज़मा साहब, इस कीमती महफिल में तशरीफ़ फरमा आपके मुकामी मुतहर्रिक और ज़िम्मेदार रुकन असम्बली जनाब भाई आबिदुर रहमान साहब, जो कि के बहुत ही कर्मठ और मुतहर्रिक रुकन असम्बली जनाब भाई शहनवाज साहब, मेरे हमजलीस और कोचा धामन के रुकन असम्बली जनाब भाई अलहाज रस्वी साहब, हम सबों के बड़े अजीज और सीमांचल में युवाओं में एक नई शक्ति देने वाले लीडर बहादुरगंज के मुअज़्ज़ज़ एमएलए जनाब भाई अंजार नईमी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा जनाब शैलेंद्र सरन साहब, जनाब प्रोफेसर इरफान साहब, एडवोकेट जनाब तहा साहब, मिसाली वस्ताद जनाब मास्टर मोहसिन साहब, सत्येंद्र सरन साहब, श्री सत्येंद्र सरन साहब, जनाब एडवोकेट राहुल मिश्रा साहब, जनाब मौलाना खालिद सैफुल्ला साहब, भाई जनाब रजी अहमद साहब, मौलाना मुसव्विर साहब, आदरणीय दीपक दास जी, अजीत जी सिब्तैन साहब, जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, शाहजहां साहब, पार्टी के हमारे यहाँ के खादिम जनाब भाई राशिद साहब, वो अजीज़ी हाफिज जसीमुद्दीन साहब, और एमआईएम के बड़े मुतहर्रिक लीडर जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, और इस महफिल की निज़ामत कर रहे सीमांचल में नौजवानों में बेदारी की तहरीक पैदा करने वाला नौजवान अजीज़ी जनाब जाहिद अनवर साहब, यहाँ पर मौजूद इस शहर के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मीडिया के अच्छे साथियों, मुख्तलिफ तंजीम के जिम्मेदारों, मैं सबसे पहले जिम्मेदारी समझता हूँ कि सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा के तमाम तर अहबाब का शुक्रिया अदा करूँ इस ज़र्रा नवाजी के लिए कि इस बिगड़े हुए दौर में भी सियासी लोगों का दानिश्वरों के जरिए से इस्तक़बाल किया जाता है। मैं अररिया के लोगों की मुंह भराई के तौर पर नहीं बल्कि इजहार तशक्कुर के तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि इस गए गुजरे और बिगड़े हुए सियासी माहौल में कुछ तो कदरें बाकी हैं और वो आपके शहर को यह सरमाया नसीब है। इस वक्त सीमांचल में खुसूसी तौर पर 4 अजला उमूमी तौर पर आप इसे सहरसा, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर इन 4 अजला का शुमार सफ़े अव्वली में होता है अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज का। इस वक्त भाई आबिदुर रहमान साहब या शहनवाज साहब, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो महफिल है जहाँ ये चंद दर्जन नफूस हैं, मैं इसको चंद लाख पर ज़्यादा भारी समझता हूँ, चंद लाख पर भी भारी समझता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अररिया का दिल और दिमाग है। जो दिल धड़कता है, जो दिमाग सोचता है, वही तकदीर बदलता है, वो तस्वीर बदलता है। जिस दिल की धड़कनें थम जाएं, जिस दिमाग में सोचने की कुव्वत बंद हो जाए, तो फिर वो जिस्म किसी काम का नहीं रहता
इस वक्त बड़ा अलमिया है कि हमारे दानिश्वरों ने सियासी बस्तियों से किनारा कसी कर दी। एक साहब का बड़ा मशहूर कौल है कि समाज चोर, उचक्के और शराबियों से नहीं बिगड़ता, समाज का बुद्धिजीवी, समाज का दानिश्वर तबका जब किनारा कस हो जाता है तो समाज बिगड़ जाता है। अररिया शायद संभला हुआ इसलिए है कि अररिया के दानिश्वरों की जमात ने अब तक सियासत को संभाला लिया है। और इस वक्त रस्मी तौर पर महफिल इस्तकबालिया का स्वागत समारोह का इनेकाद तो होता है, लेकिन कुछ रस्मी सी बातें, कुछ शॉल और चादर और कुछ गुलदस्ते, गुलपोशियां और कहीं दावत का एहतमाम हो जाता है। उसके पीछे कुछ जाती अगराज और मकासिद होते हैं। किसी को अपनी सड़क बनवानी होती है और किसी को अपने मदरसे की मजलिस आमला की तस्दीक का मामला है, किसी को अपने बेटे की बहाली का मसला है तो किसी को ठेकेदारी का मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन अररिया ने अपने जाती मकसद के लिए नहीं बल्कि सीमांचल के इज्तिमाई मकासद के हुसूल के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। और ये सियासत की जिम्मेदारी भी है कि हम इनफरादी और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का इसको जरिया न बनाएं, बल्कि समाज का, समूह का, क्षेत्र का और देश के समस्याओं के निदान के लिए हम सार्थक प्रयास का एक हथियार इसे बनाएं। अफसोस है इस बात को मुझे कह लेने दीजिए कि इस वक्त जिस बाढ़ को आप प्राकृतिक आपदा, कुदरती आफत के तौर पर समझते हैं, मैं समझता हूं कि इससे एक बड़ी आफत आई है और वो इस मुल्क में है राजनीतिक अभिशाप। क्योंकि इस मुल्क में राजनीति में जो बिगाड़ आया है उस बिगाड़ ने तमाम तर मसाइल को हल किया है। क्या आप इस बात के गवाह नहीं हैं कि आजादी के 73 सालों के बाद भी हम बुनियादी तालीम के मसले को हल नहीं कर सके। आजादी के इन 73 सालों के बाद भी हम गांव तक सड़कें नहीं पहुंचा सके। आजादी के 73 सालों के बाद भी हम बिलखते, दम तोड़ते हुए, दर्द ज़ह में रोती और बिलखती हुई एक मां को एक हेल्थ सेंटर का इंतजाम अब तक नहीं कर सके। और तो और जाने दीजिए, अगर इन बस्तियों में हेल्थ सेंटर का कयाम न हो सका तो इन बस्तियों में एम्बुलेंस का भी हम इंतजाम नहीं कर सकते। अगर एम्बुलेंस हो भी जाए तो तमाम तर बस्तियों में हमारी गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती हैं। ये अलमिया है हमारा इन 73 सालों के आजादी की सौगात है। हम आज रोना रो रहे हैं। हम जब भी अररिया आए हैं, अररिया की धरती को हमने बड़े अदब से सलाम किया है। चाहे मेरी सिर्फ अखलाकी सरपरस्ती का मामला जनाब मोहसिन साहब और जनाब हाजी नजरुज़्ज़मान साहब के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन राजनीतिक बस्ती में मेरी सरपरस्ती का फरीजा अगर किसी ने अंजाम दिया तो वह जनाब तस्लीमुद्दीन साहब हैं, जिसका मैं एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकता। और आज जिस चीज पर हम और आप बहस कर रहे हैं, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम बगफूर ने बहुत पहले इसके लिए जगाया। जनाब सरन साहब ने या गुप्ता जी ने, दीपक साहब ने कहा कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने जिस जमाने में क्रांति मोर्चा की तहरीक चलाई और सीमांचल के शब्द का उद्बोधन कर किया, उसने उस जमाने से सीमांचल के लोगों में अपने साथ हो रही नाइंसाफियों का, क्योंकि मुझे मरहूम के साथ सफर करने का बड़ा मौका मिला, सोते और जागते भी, उठते और बैठते भी, महफिल में भी और तन्हाई में भी अगर उसके लब पे कोई फिक्रमंदी की बात होती थी तो वो सीमांचल के इन्हीं हालात पर उनका तस्करा होता। और मानंदा बेसिन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं 2005 में एमएलए बनकर गया था। 7-8 में इसकी कोशिश चल रही थी और चिलचिलाती धूप में मुझे दौड़ाते थे, जाओ मंत्री के पास क्यों नहीं आई फाइल, क्यों नहीं आई फाइल, और कितने बेचैन हुए रहते थे। हम लोग जवान आदमी थक जाते थे लेकिन थकावट नहीं आती। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने मरकज से तस्लीम करके भिजवा भी दिया, लेकिन बिहार सरकार की बदनीयती के नतीजे में आज एक भूला हुआ सपना हो गया है कि महानंदा बेसिन का मामला कहां अटक गया। ये जो आप समझ रहे हैं, गद्दी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको चिंता नहीं है। इस वक्त जो पूरे मुल्क में है, हर कोई कहता है भारत हमारा, इसको लूटने के लिए, इसको चूसने के लिए, इसका शोषण के लिए, इसके दोहन के लिए, लेकिन भारत का कोई नहीं है। ये मुल्क
सबका है, इस मुल्क का कोई नहीं, हर कोई लूट रहा है। और इस वक्त आप देखेंगे जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद में हमारे पत्रकार बंधु हैं तो लिख सकते हैं कि आज राष्ट्रवाद का नारा दब कर रह गया है। राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के विकास, ये मुद्दे नहीं है लोगों के। व्यक्ति, जाति, क्षेत्र, समूह, धर्म, उस पर आधारित सारी राजनीति हो रही है। और मैं तो कहूंगा कि आपने बड़ा सरमाया दिया कांग्रेस के वो लोग जो लोग हमारे वजूद से ही बेचैन रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आबिदुर रहमान साहब, अल्लाह आपकी हयात तवील करे और आपके बाजू में और कुव्वत दे कि आपने जो कुछ यहाँ आवाम के सामने में कहा है कि जब भी सीमांचल की बात आएगी पार्टी से ऊपर उठकर हम लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि सीमांचल के मसले को हल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, हमें जो कहना होगा वो करना होगा। इस वक्त जनाब नयीरुज़्ज़मा साहब ने हम लोगों पर एक हुक्म जारी किया है, जाहिर है उसकी तस्दीक भी आपने की है, तो मैं पूरी कमेटी को और पूरे सामीन और नाज़रीन और हाज़रीन को शामिल समझता हूं कि आप सभी विधायक लोग मिलकर एक कोई संगठन बनाए, समूह बनाए, साझा कार्यक्रम तय करें। मैं बड़े अदब के साथ एक गुस्ताखी करना चाहूंगा कि मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी लीडरों को तराजू में तौलना गोया मेढक को तराजू में तौलने के मुकाबले, और मेढक को तराजू में तौलना इतना आसान काम नहीं। मगर हाँ, अभी एक आसान हुआ है, उसके लिए पॉलिथीन की जरूरत है। अगर मजबूत पॉलिथीन में इनको बंद कर दीजिएगा तो तौल सकते हैं आप, और वो पॉलिथीन बनाना पड़ेगा आप सबको। हम चाहेंगे कि हमारे बुद्धिजीवी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, जिन लोगों को सैलाब के बारे में तजुर्बा रहा है और जो लोग इसके खिलाफ निदान चाहते हैं, ऐसे लोगों को लेकर एक साझा कार्यक्रम बने। और जाहिर है एक लॉन्ग टाइम प्लान का हिस्सा है ये, कोई शॉर्ट टाइम प्रोग्राम नहीं है, कोई बांध नहीं बांधना है जो तारीख चलाकर। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से लेकर के जो ट्रिब्यूनल के डिफरेंट ट्रिब्यूनल के लोग हैं, उनको सबको साझा करके एक काम करने की जरूरत है। उसमें रोड कंस्ट्रक्शन का मामला है, पुल का मामला है, वाटर रिसोर्स के लोग हैं, एक बृहद मंसूबा बनाने की जरूरत है। और वो इस वक्त बिहार सरकार को दिया जाए जो तरीका है, और एक समय सीमा हो। और मैं समझता हूं एक रस्मी सी बात होगी मंत्री को और मुख्यमंत्री को और गवर्नर को देना, लेकिन असल समस्या का समाधान आपके सड़कों पर होना है। और उसके लिए अगर सीमांचल डेवलपमेंट का जो खाका हमारे सामने में है, जिसकी वकालत अभी अजीजी एडवोकेट आदिल हसन ने की है, कि यही वजह है कि सीमांचल के इन तमाम तर मुद्दों पर जब हम लोग समाजी इंसाफ फ्रंट के बैनर तले भी जनाबे अलहाज नयीरुज़्ज़मा साहब की सरपरस्ती में यहां जलसा किया था, उस वक्त भी सीमांचल के मुद्दों पर तस्करा हुआ था। और तस्करे हमारे हो रहे, अच्छी बात है। इस किस्म के तस्करे को मैं फजूल नहीं समझता हूं। जब कोई चर्चा हो तब तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। तो कम से कम बात हुई है कि पिछले कई सालों से सीमांचल के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफियों का चर्चा पक्ष और विपक्ष सब कर रहा है, ये अच्छी बात है। और अब तो मैं आपको कहूंगा कि हम जो MIM के लोग जीते, तो वो क्षेत्रीय विषमता, जो असंतुलित विकास हुआ है बिहार में, उसका जो हम लोगों ने वो एनालिसिस किया और उसको जो हम लोगों ने बताया, तो बाहर में रहने वाले नौजवानों ने इस बात की नोटिस ली कि अगर सीमांचल विकसित होता तो आज हमको पलायन करके पंजाब नहीं आना पड़ता। मां मरती है गांव में, बेटा कंधा नहीं दे सकता, बीवी मरती है, शौहर कंधा नहीं दे सकता। ऐसे हालात में हमें, तो ये हमारे कम अज कम अनपढ़ पलायन वाले मजदूरों के समझ में बात आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, राजनीतिक और समाजी क्षेत्र से सरोकार रखने वाले लोग मिलकर बैठे। कम अज कम इन 4 डिस्ट्रिक्ट का सुपौल और सहरसा आपसे आगे बढ़ चुका है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। इस मधेपुरा की तालीमी हैसियत बहुत कमजोर थी, उन्होंने कुछ प्रयास किए और प्रयास को सार्थक समर्थन मिला। क्योंकि इस वक्त दिल्ली और पटने में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके दरमियान में लोग खटकते हैं। लोग कहते हैं माइनॉरिटी के मेजॉरिटी का इलाका सीमांचल। मैं समझता हूं बेवकूफों को पता नहीं है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की आबादी 1 करोड़ 10 लाख के तकरीबन।
अरे एक डिस्ट्रिक्ट है जहां मेजोरिटी की आबादी वो सिर्फ किशनगंज छोटा सा डिस्ट्रिक्ट 70% आबादी है माइनॉरिटी की। आप आ जाइए अररिया 40% माइनॉरिटी की आबादी है। आप चलिए पूर्णिया 36% आबादी है। आप चलिए कटिहार 40% आबादी है। तो माइनॉरिटी के मेजोरिटी का इलाका कैसे हुआ? एक हवा क्रिएट कर दिया है। इसके वजह से जो नॉन माइनॉरिटी हमारे हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनका भी विनाश हो रहा है। इसलिए जो परसेप्शन है कि अररिया पूर्णिया कटिहार एकदम बिल्कुल माइनॉरिटी का इलाका है, ये बेईमान लोग इसकी वजह से हमारे दलित और पिछड़ों का भी विकास होने नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ गेहूं के साथ बेचारा खून भी पीस रहा है। इसलिए तमाम अलग अलग वर्गों के लोगों को एक समूह बनाया जाए, एक एक्शन कमेटी हो और एक कोई प्लान बने और उसके लिए हम लोगों को हुक्म दिया जाए कि तुम सब आओ, झंडा समेट कर आओ। सबसे पहले चूंकि मुझे और नेता को तो के साथ इफ एंड बट हो सकता है, चूंकि सब लोग आबिद भाई की तरह नहीं है कि अपने नेतृत्व के पूछे बगैर भी ये ऐलान कर दें। आप देखेंगे उसमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो लोग बात आपसे करेंगे लेकिन टकटकी बांध कर अपने नेता की तरफ देखेंगे कि सीमांचल के लिए बोलने की इजाजत है कि नहीं है, तो वो जल्दी बोल नहीं पाएंगे। आप ये हालात बनाइए कि पार्टियां तुम कहे गले में 3-3 मिनट टिकट बांध देंगी। अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो किसी के अगले की मजाल नहीं है कि तुम्हें जिता सकता है। इसलिए जो जनता के हित की बात करेगा, जनता की प्रतिनिधित्व तो वही करेगा। ये नारा आपके दरमियान से उठना चाहिए। एमआईएम जिनका एजेंडा ही है आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 इसी के लिए है कि इन 73 सालों से जो नाइंसाफी हुई, हम सीमावर्ती हैं, सैलाब से हम परेशान हैं और हम सारा जो क्राइटेरिया है उसका हम पूरा करते हैं। आज अगर कच्छ का क्षेत्र हो, हैदराबाद जोन हो, जो कर्नाटका का या जो यहीं पर आसाम के इलाके में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, जो स्पेशल डेवलपमेंट जोन उसने बनाए हैं वो आहर्ता पूरे तौर पर सीमांचल पूरा करता है। हम यूनिवर्सिटी का ऐलान सुनकर खुश हो जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी का ऐलान सुनकर खुश नहीं होना चाहते हैं। दवाखाने में दवा रहे और मेरी दौड़ती माँ के मुंह में दवा न डाली जाए तो ऐसे दवाखानों को बंद कर देना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, हम अपने कॉलेजों में टीचर देखना चाहते हैं। हम वजीर तालीम को गुलदस्ता पेश नहीं करना चाहते हैं जब तक हमारे स्कूलों में टीचर, आप जायजा ले लीजिए, जितने भी मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया गया है उसमें प्राइमरी स्कूल का टीचर है और वो क्लास 10 के बच्चों को सर्टिफिकेट देता है। क्या ये इंसाफ है? कॉलेज आज से पीछे, आज दौर हम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं और आज जमाना एक्सीलेंसी का है। इस कोरोना में, कोरोना है लेकिन कोरोना के बहाने गरीब और दलितों के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो इंतजाम किया गया, क्या मिडिल स्कूल में अगर 6 क्लास तक या 7 क्लास तक पढ़ाई होती है, अगर कह दिया जाता कि सप्ताह के 7 दिन में 7 वर्ग के बच्चे आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग से उनको बैठाया जाएगा, तो बस हफ्ते दिन में तो एक बार पढ़ता गरीब का बच्चा। 2-2 शिफ्ट कर दिया जाता कि 2-2 वर्ग के बच्चे आएंगे, पूरे स्कूल के 7 कमरों में 2 वर्ग के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठाया जाएगा। कुछ तो गरीब के बच्चे पढ़ पाते, अमीरों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोचिंग सेंटर से सारा वो सेमेस्टर्स का एग्जाम भी दे रहे हैं इंस्टीट्यूट के लड़के, और गरीबों के बच्चे जो 1 साल तक स्कूलों से निकल गए। आप समझ रहे हैं ये मनोवादी विचारधारा का वो प्रारूप है कि गरीबों के, अनपढ़ों के राजनीतिक प्रोग्राम हो जाएंगे। बंगाल के इलेक्शन के लिए मारामारी हो रही है, वहां भीड़ जमा होती है तो कोरोना नहीं फैलता और बच्चों के मरने की सजा नहीं है। अभी मंगल से बात सामने में आई है, अभी कोई वो तहकीक का मसला है, लेकिन आप देखेंगे जो डेथ रेट है वो बच्चों का नहीं है। लेकिन बच्चों की तालीम क्यों बंद रही, या फिर बच्चों के तालीम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या जो बच्चे स्कूल में भीड़ नहीं लगाए, क्या बाजारों में भीड़ नहीं लगा, क्या गलियों में वो खेलते रहे बच्चे समूह में, क्या भीड़ नहीं हुआ वहां पर? तो आप देखें, आपको हर तरफ से साजिश की जा रही है। अभी आपने देखा कि जलवायु की खराबी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से केमिकल्स जो डाले जा रहे हैं आपके खान पान के सामान में, बीमारों की संख्या, फिर यहाँ पर आर्सेनिक वगैरह की पानी में ज्यादा मिकदार है, उसके नतीजे में आप देखेंगे किडनी स्टोन का मसला हो, चाहे सरदान कैंसर का मसला हो, ट्यूबरक्लोसिस का मसला हो, पेट का रोग हो, आप देखेंगे कि जितने भी महल खड़े हो रहे हैं डॉक्टरों के पूर्णिया में, वो गरीबों के खून और गोश्त और उनके कलीजे पे ये दालान खरीदे और ये बीमारों का हल है। और जब बीमारों का हल यहाँ रहा
तो क्या जो एम्स का ब्रांच आया पटने में, पीएमसीएच पटने में, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटने में, आईएमएस मेडिकल कॉलेज पटने में और एम्स का भी ब्रांच आया तो पटने के अतराफ में 100 किलोमीटर की दूरी में उसकी रेडियस आप देख लीजिए। आगरा में सरकारी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में भी मेडिकल कॉलेज, गया में भी मेडिकल कॉलेज, और हम वहां से 400 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। डॉक्टर की आबादी की बात करें, कल मैं था दिशा की बैठक में, जो निगरानी समिति की बैठक होती है पूर्णिया में। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा सीएससी के कितने डॉक्टर हैं आपके, तो पता चला कि एमबीबीएस डॉक्टर 200 है, स्पेशलिस्ट कितने हैं 33 है। मैंने कहा कि 233 को भागा कीजिए 35 लाख, क्योंकि पूर्णिया की आबादी 35 लाख है डॉक्टर, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र की आबादी 5.5 लाख है अमोल की। जब भागा किया तो पता चला कि उस एतबार से मेरे अमोल में 30 डॉक्टर होने थे, और जानते हैं कितने हैं? 10 डॉक्टर हैं, वो भी सप्ताह दिन में वो नहीं। ये नाइंसाफी जो क्षेत्र प्रभावित है बात से वहां अतिरिक्त डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन देखेंगे एम्स का दूसरा ब्रांच आया, लॉबी हो रही है। आपका एमएलए का क्या मामला होता है? आपका एमएलए जीते हैं कैसे वो 2 साल तक, और जीतेंगे कैसे फिर 3 साल तक, और नतीजा ये होता है कि वो रूठे को मनाने में लग जाता है। शादी में नहीं गए तो इलेक्शन खराब हो गया, क्रिकेट में नहीं गए तो इलेक्शन खराब हो गया, जलसे में नहीं गए तो आहो दुआ लग जाएगी, आप अगर वहां इस्तेलाम में नहीं गए तो वहां पिशाब लग जाएगा। नतीजा ये होता है वो बेचारा इसीलिए तुमको कर रहा जाता है। रात को कुछ अखबार वाले मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि यही है हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी, यही है कि वोटर्स को अब तक जागरूक नहीं किया गया कि जनप्रतिनिधियों से कौन सा काम लेना है। जब जनप्रतिनिधि की जरूरत आज के दिन में है, ईमानदार पट्टे में सोने के लिए नहीं, अगर काम करना चाहे सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल और ये जो विषमता लग रही है आपकी, इसको दूर करने के लिए तो मुंशी के तौर पर जाकर वहां पर मंत्रालय और सेक्रेटरी में पैरवी करने की जरूरत है। लेकिन आपको हम तो उसी को सर्टिफिकेट देते हैं कि बेटी को ब्याह भी देते हैं कुछ लोग और ससुराल जाने भी नहीं देना चाहते हैं, बोलते विधायक बड़ा अच्छा। अरे साहब, हयात मौत कहां नहीं बेचारा, पट्टा नहीं जाता है, हमेशा समाज से जुड़ा हुआ है। ये अगर आपका विचार होगा तो आपके समाज को फायदा नहीं मिल पाएगा। आपको तय करना होगा, अगर कमेटी के दिनों में, अगर वो सेशन के दिनों में अगर जलसे में आता है तो उसे कहो कि अपना फर्ज अदा करो, नवाफी का एहतमाम मत करो, पहले फर्ज अदा करो। तुम्हारा काम असेंबली में है, तुम यहाँ क्या करता? वो क्रिकेट के मैदान में तुमसे कहो तुमको यहाँ खेलने के लिए नहीं, तुमको असेंबली में है, असेंबली में जाओ और असेंबली में क्या किए हो हिसाब लेके जनता के साथ जन अदालत होनी चाहिए हर एक विधानसभा में। कि इस विधानसभा में 25 दिन का जो विधानसभा हुआ उसमें कितने मुद्दे आपने उठाए, उन मुद्दों का क्या हल हुआ? अगर नहीं हल हुआ तो उस पार्टी से पूछिए, उस पार्टी ने उसको क्या जिम्मेदारी रखी। अभी आपको सुनकर अफसोस होगा कि अमोल पैसा में 2016 से लेकर अब तक जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ितों को अब तक कोई सरकारी आपदा नियमावली के मुताबिक कोई रकम नहीं मिल पाई। चूंकि जो मामला सब जगह का है, स्पेशली में वही के लिए, चूंकि अररिया का भी है, अररिया का भी हो तो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं जिस क्षेत्र से नुमाइंदगी कर रहा हूं, लगभग 700 से 800 लोग विस्थापित परिवार जिनका मकान नदी में चला गया। आपदा नियमावली जो केंद्र और राज्य की है उसमें यह है कि झोपड़ी के लिए 4000, कच्चे मकान के लिए भी एक रकम है, पक्के मकान अगर वो हो गया 1 लाख से ज्यादा है, गोहाल घर के लिए भी है, बकरी मरे तो 3000, गाय बह जाए तो 30,000। लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं, और ये नैतिक शब्द भी है कि साहब सरकारी राजकोष पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। कथन शब्द कितना सुंदर है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को पता है कि 2016 से जो बाढ़ प्रभावित है उनको आज तक आपदा नियमावली के अनुसार कोई राहत नहीं है। और नतीजा हुआ, कल मैंने वहां मुझे उठाई और डीएम ने संज्ञान लिया कि मैं इसको जल्द ही दिलवा दूंगा। ये लापरवाही है आपदा पीड़ितों के साथ, मजलूमों के साथ। ये और ये देखेंगे आप, जो भी देखेंगे, अभी लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा बिहार में। 2008 में हम लोग गए थे, 2005 में चुन के गए तो 25,000 करोड़ बजट था और 3 लाख करोड़ बजट बन रहा है अभी। तो बजट साइज तो बढ़ रहा है,
इस बजट साइज से किनका क्या हो रहा है? आप बताइए कि अररिया में चंद कच्ची सड़कों को पक्की बनाने के अलावा, हॉस्पिटल के घर को बनाने के अलावा डॉक्टर आ सका, स्कूल की बिल्डिंग बनने के अलावा टीचर अच्छे आ सके, तो अब क्या हो रहा है? इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो समस्या है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, और बड़ा मामला करप्शन का है। अभी म्यूटेशन में 5 से 25 हजार रुपए कलेक्शन किए जा रहे हैं। एक एक कर्मचारी 5-5 कर्मचारी बाहर करके रखा है। मुझे सही तौर पर याद नहीं, एक मरतबा हम लोगों ने असेंबली की कमेटी में देखा कि जहां पूरे बिहार में 9 रुपए से ज्यादा मध्याह्न भोजन पर बच्चों का खर्च हुआ था महाना या हफ्तावार, वहां से 35% खर्च हुआ था बढ़िया। आप देख लेंगे अभी भी कि जो सरकारी नौकरियां मिली उसको हमारी सलाह नहीं है। एक नौजवान है, हमारे प्रिंसिपल है रौदा में, वो कह रहे कि मैं पढ़ने के जमाने में था, 2008 में सैलाब आया था ना, ये कुशावाला 2008 के सैलाब में मैं दरभंगा में था, तो वहां जिस गांव में मैं रहता था वहां कमरों में हमारा 3 फीट पानी आ गया था और घर कुछ घर डूबे थे। लेकिन वहां जो देखा कि 24 घंटे में पावर कट हुआ ही नहीं। और जगह थे तो बड़े ताजिम साहब से पूछा कि साहब सैलाब के जमाने में तो हमारे यहाँ जो जिन बस्तियों में लाइट है भी तो गायब रहती है यार। बोला कि यहाँ पावर मिनिस्ट्री में यहाँ का एक ऑफिसर है जिसने ताकीद कर दी है कि साहब कुछ भी हो जाए मेरे गांव की बिजली नहीं कटनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त शायद मिनिस्टर के बस्ती में भी पावर कट का प्रॉब्लम है, लेकिन नौकरशाहों के बस्ती में पावर कट का प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त नौकरशाही में भी, और इस वक्त इस सच्चाई का उद्भेदन कर लेने दीजिए कि इस वक्त राजनीति बिहार में नौकरशाहों की पार्टी बन गई है। आज जो कुछ भी हो रहा है वन मैन शो है, सारा पावर एब्सोल्यूट हो गया है। अगर साझा है भी तो जदयू और भाजपा के दरमियान में है। मुख्यमंत्री बननी हित है, मंत्री जाकर कमिश्नर को सलाम करने पर मजबूर है। राजनीति का जब इतना शोषण और दोहन होगा तो क्या आपका एमएलए काम करा पाएगा? आपके एमएलए को नीतीश कुमार जी ने सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर दिया है। एनडीए की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और लोकतंत्र की हत्या नहीं कर दी है बल्कि लोकमत का अपमान किया है। आज जब लोकमत का जहां अपमान हो तो लोक के हृदय में क्रांति पैदा होनी चाहिए। और आइए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सीमांचल की मिट्टी से हम लोगों ने जन्म लिया है। सीमांचल की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को हम लोगों ने अपना राजनीतिक आदर्श भी माना है। और मुझे खुशी है कि आज तस्लीमुद्दीन साहब की इस सरजमीन पर आप बाढ़ के लिए, हेल्थ के लिए, इस इलाके के रोजगार के लिए, यहाँ के मजदूरों का जो प्लान हो रहा है, आपको पता है क्या क्या हालत हुई है कोरोना में मजदूरों की, आप उससे भली भांति अवगत हैं। लेकिन मैं आपको एक पीड़ा बता रहा हूं कि पलायन के मजदूरों का मामला सिर्फ यही है कि थाल में कुछ अच्छा खाना आ गया, घर उसका अच्छा बन गया, उनके बच्चों के बदन पे अच्छे कपड़े आ गए। लेकिन आपने देखा कि पलायन वाले मजदूरों के घर का क्या हाल है, उनके बच्चे किस तरह बिगड़ रहे, देखा बच्चों का हाल। आप देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट पढ़िया, तख्त का लुट जाना, ताज का छीन जाना, गर्दन का कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस कौम की बेटी बाजार में बिक जाए उससे ज्यादा बेइज्जती की बात कुछ भी नहीं। और अफसोस, रोइए और मातम कीजिए कि पूरे बिहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सीमांचल सबसे आगे, एजुकेशन में पीछे, पर कैपिटा इनकम पीछे, राजनीतिक हिस्सेदारी पीछे, भौतिक विकास पीछे, और अभिशाप, बाढ़ का अभिशाप हम पर ही, नैतिक अभिशाप हम पर ही, और रोजगार का भी अभिशाप हम पर भी। तो आप लोगों ने बड़ा पवित्र प्रयास किया है। हम आपके इस पाकीज़ा और मुस्तहसन इरादों को सलाम करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें इमाम मत बनाइए, आप हमें मुक्तदी बनाइए। कुछ कुछ चीजें होती हैं, ड्राइवर आगे भी बैठता है और कभी कभी कश्तियों को आपने बैठा होगा तो मल्लाह पीछे रहता है। तो आप मल्लाहगिरी का काम कीजिए। सीमांचल कश्ती की मानिंद है, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुस्लिम, सब इसमें मुसाफिर हैं। ये कश्ती डगमगा रही है तो सबके लिए डगमगा रही है। इस कश्ती को अच्छे और मजबूत मल्लाह की जरूरत है, और ये मल्लाहगिरी का काम आप बखूबी कर सकते हैं। पतवार हमें भी दीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि सारे पार्टी के लोग बैठे और वो साझा कार्यक्रम तय करेंगे, तो आज के जो राजनीतिक हालात हैं
तो मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि झंडा समेट लूंगा। आप कहिए आगे बैठो तो आगे बैठूंगा, पीछे बैठो तो पीछे बैठूंगा। ये कहो कि जहां पर सब लोग धरना में बैठेंगे वहां झाड़ू लगाओगे तो 5 एमआईएम का खादिम झाड़ू लगाना अपनी तब्दील का हम आपको यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि आप साझा कार्यक्रम तय कीजिए और संघर्ष ही समाधान है। आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा में आपसे बहुत बेहतर, आपको याद होगा सरन साहब हमारे बुजुर्ग लोग हैं, यही पंजाब की सरजमीन थी, मिस्त्री ही आकर उसका काम करता था गैरेज में, वो लंबा पंजाबी, सर पे वो पगड़ी, बदन पे वो पंजाबी कुर्ता और डीजल और मोबिल के दाग से पूरा रंगा हुआ। क्या था? गुर्बत थी तभी तो पंजाब को छोड़े हुए था। और आज सीमांचल का हर एक घर का बेटा जाकर पंजाब के हर एक घर में आज मजदूरी कर रहा है। वो क्यों जगे? गेहूं की कीमत कम हुई तो ट्रेन की पटरियां उठा दी पंजाबियों ने और हमने सेहत पसंदी समझा है। और अक्सर तस्लीमुद्दीन साहब कहते थे, बड़ा मशहूर जुमला है, मांगोगे तो भीख मिलेगी, लड़ोगे तो हक मिलेगा। तो हमको अब लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज शायद 45वां 44वां दिन है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं किसान समस्याओं को लेकर लड़ने वाले उन लोगों के लिए। आपको मैं बताऊं, 2006 में जब हम लोग सदन में थे और जब यहाँ मार्केटिंग यार्ड का जो वो था, मार्केटिंग सिस्टम को जब खत्म किया जा रहा था, राजद में रहने के नतीजे में हम लोगों ने पटल पर तो उसकी मुखालिफत जरूर की थी, जमीन पर कोई लड़ाई हुई। और उस वक्त सरकार ने कहा था कि आप परेशान मत होइए, हम उसका बदल पेश करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एम्पावर कर रहे हैं, बैंक के जरिए से आपकी धान की खरीदारी होगी। लेकिन अफसोस कि साहूकारों के हाथों में सारा सिस्टम जा चुका है। जब गरीब किसान धान बेच लेता है तब यहाँ पर खरीदारी शुरू होती है और ये क्विंटल में 700 का नुकसान। आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा कि अभी हमारे यादव जी ने वो जो बाढ़ के मामले में महेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई, उसने कहा कि साहब मक्का की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अब की बार भी जबकि मक्का का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ और सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि बाहर से मक्का मंगाया गया है, बाहर से, और उसकी लागत आई 1800 रुपए 1900 रुपए। सिर्फ इसलिए यहाँ के गन्ना किसानों का नहीं खरीदा गया चूंकि दलाली करनी थी और दलाली की रकम लेने के लिए देश के किसानों का शोषण हुआ है। और यही देखकर आज पंजाब और हरियाणा का किसान सड़क पर उतर कर आया है। जब ये खुशहाल किसान जिनके बेटे ने पुलिस की बड़ी नौकरी को लात मार दी, जिनकी बेटी ने वजारत की कुर्सी को लात मार दी, सीमांचल में भी जब आपका बेटा जन्म ले ले कि अगर सीमांचल की समस्याओं का हल नहीं होगा तो सारे एमएलए सामूहिक तौर पर हम विचार करेंगे, एमआईएम का हलेगा तो पहले आइए हम अपनी पार्टी के जानिब से हम सिर्फ जोश और जज्बे की बात नहीं करते। मुझे लोग कहते हैं कि अफसर इमान तुम अच्छा बोल लेते हो, मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा नहीं बोलता। किसी भी बस्ती में जाओ, गीत और संगीत हो तो सुनोगे या ना सुनोगे, लेकिन अगर रोने की आवाज किसी झोपड़ी से आए तो जरूर कान खड़ा हो जाता है। अफ्तोलिमाद संगीत नहीं बल्कि किसी मुसीबत ज़दा के रोने की आवाज है। शायद यही वजह है कि आपके दिल को मेरी बात अच्छी लगती है। आइए हमारा आप मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने बड़ी इज्जत बख्शी है, बड़ा हौसला बख्शा है। मैं समझता हूं ये रहनुमाई अगर हमारी हासिल है, बल्कि मैं ये कहूंगा आप उठिए और एक किशनगंज के हमारे बुद्धिजीवियों को जोड़िए, आप उठिए हमारे अररिया के शहर में रहने वाले बुद्धिजीवियों को जोड़िए, आप उठिए और यहीं से चलिए कटिहार के बुद्धिजीवी को जोड़िए, चारों शहर में रहने वाले लोगों से जोड़ दीजिएगा तो मैं समझता हूं कि हमारी लड़ाई कामयाब हो जाएगी। सड़क पर मजबूती से हम लड़ाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे कि सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा ने जिस काम का आगाज किया है, सीमांचल को प्रगति के मार्ग पर पहुंचाने में इनका प्रयास सफल भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।